नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में फिर से हिंसा फैल गई है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बार बार हिंसा क्यों आ रही है मणिपुर में। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके कारण हिंसा के हालात बन सकते हैं। प्रशासन ने भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन इस बार जो हिंसा फैली है उसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। आज हम समझेंगे कि मणिपुर में हिंसा के लिए बहुत सारे कारण एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए हैं और इन एक साथ जो कारण इकट्ठे हुए हैं, इन एक कारणों के एक साथ इकट्ठे होने के बाद ये मसला कितना जटिल हो गया है, इसको सुलझाना कितना मुश्किल हो गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज मणिपुर के बारे में आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। मैं अभी मणिपुर में ताज़ा हिंसा की खबरें आ गई हैं। खबर यह है कि मणिपुर का जो नीचे वाला इलाका है, तराई वाला, राजधानी वहाँ की, वहाँ पे जो लोग अपना मकान खाली वाली करके चले गए थे, उनके मकानों में कुछ लोगों ने आग लगा दी है, आगजनी हुई है। लोग कितने मारे जा चुके हैं ये सब आपकी जानकारी में पहले से है। तो ये फिर आगजनी क्यों हो गई, फिर तनाव क्यों हो गया, इसको लेकर अलग अलग एक्सपर्ट तरह तरह की ऐसी बातें बता रहे हैं जिनके आधार पर आप मणिपुर को आज समझ सकेंगे कि वहाँ की चीज़ें इतनी जटिल क्यों हो गई हैं। 35 लाख कुल आबादी है मणिपुर की। अभी हो ये रहा है कि मणिपुर में, देखिए एक एक करके बताता हूँ, 4 कारण। एक कारण बड़ा ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन जी, वो अपनी सरकार में असफल हो गए हैं और वो उतना अच्छा कामकाज नहीं कर पाए जिसके कारण वो मणिपुर के लोगों को संतुष्ट रख पाते। और इसके कारण हुआ ये है कि मणिपुर में उन्होंने और उनकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रेडिकलाइजेशन किया, चीज़ों को हिंदू मुसलमान में बांटा। जो मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, अलग अलग मीडिया पे खबर आ रही थी, उसके हिसाब से मणिपुर में जो तनाव था, वो तनाव इस बात का तनाव था कि जो मैतेई हैं, जो तराई में रहते हैं, और जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो पहाड़ पर रहते हैं, उनके बीच में एक तनाव ये था कि आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, मैतेई को आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला हुआ। 1947 से पहले मैतेई भी आदिवासी थे। दिक्कत ये हो रही है कि जो पहाड़ों का इलाका है, वहाँ पर कोई बस नहीं सकता और ज़मीन नहीं खरीद सकता जब तक कि वो आदिवासी ना हो। मैतेई तराई में सिमट गए क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते। अगर उनको आदिवासियों का दर्जा मिल जाता है तो वो ऊपर पहाड़ियों में जाएंगे, वहाँ बसेंगे भी, संपत्तियाँ भी खरीदेंगे, दूसरे काम भी करेंगे। वो मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि आप, सरकार चाहे तो इनको दर्जा दे सकती है। जानकारों का कहना है कि ये कारण नहीं है, लेकिन इस कारण से आग लग गई। ऐसे समझिए कि बम नहीं है, ये पलीता है। पलीता जानते हैं ना? जिसको नहीं पता पलीता बताऊं कि जब आप पटाखा बम चलाते हैं उसके आगे कितना लंबा धागे जैसा होता है, जिसको आप लगाते हैं, जो सुलगता सुलगता जाता है, फिर बम बजाता है। तो जिसको कुछ लोग बत्ती कहते हैं, कुछ और कहते हैं, वो होता है पलीता। तो ये जो है ना, ये पलीता था। बम तो पहले ही तैयार हो रहा था। अब आपको कैसे पता लगेगा कि बम पहले ही तैयार हो रहा था? तो अभी तक मणिपुर की सारी खबरें ऐसे ही आ रही थी कि आदिवासी बनाम मैतेई, कुकी आदिवासी बनाम मैतेई। लेकिन अब वहाँ प्रदर्शन होने लगे हैं हिंदूवादियों के कि मैतेई हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, फना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, ये हो रहा है। उससे पता चलता है कि वहाँ पे भी हिंदूवाद पहुँच गया है और हिंदू बनाम मुसलमान, चूंकि वहाँ है नहीं, ईसाई का एक ध्रुवीकरण हो गया है। अभी जो आगजनी हुई है, दंगे हुए हैं, उसके अंदर ईसाई समुदाय का ये कहना है कि उनके 3000 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए हैं और अभी भी चर्च जलाए जा रहे हैं। ये उनका दावा है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। इसके आधार पर किसी को भी राय भी नहीं बनानी चाहिए और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बदला लेने की तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ पक्की नहीं पता हो, क्योंकि जब ऐसा रेडिकल माहौल होता है, जब तनाव का माहौल होता है, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ चर्च नहीं जलाए गए हैं। मैं उनको झूठा भी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन ये सूचना है।
तो ये जो एक नया निकल के आ गया विमर्श हिंदूवाद वाला, इसको लेकर आरोप लग रहे थे कि लंबे समय से आरएसएस इस पे काम कर रहा है मणिपुर में। तीसरी समस्या एक और है, पड़ोस में पड़ता है म्यांमार। म्यांमार में एक जुंटा नाम का तानाशाह है। उस जुंटा नामक तानाशाह ने वहाँ पर तबाही मचाई हुई है और वहाँ के सीधे साधे आम नागरिकों पर वो हमले करता है। और उसने इसी मणिपुर बॉर्डर पे हाल ही में कुछ समय पहले हवाई हमले करके विद्रोहियों के कैंप तबाह करने की कोशिश की, तबाह करने का दावा किया, जबकि उसका मकसद था ऐसे लोगों को टारगेट करना जो सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उस अत्याचार के बाद बहुत सारे लोग बॉर्डर के इस तरफ आ गए। ये बॉर्डर 400 किलोमीटर का एक ऐसा बॉर्डर है जिसमें आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और इस बॉर्डर के कारण रोटी बेटी के रिश्ते, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड से बहुत सारी बारातें नेपाल जाती हैं, नेपाल से बारातें उत्तराखंड आती हैं, वैसे रिश्ते भी हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं। उसके कारण कई सैटेलाइट इमेजेस वगैरह ऐसी आई हैं जिनके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे पहाड़ों को उजाड़ कर वहाँ पे बस्तियाँ बसाई हैं। दूसरा कारण हो गया ये घुसपैठ वाला। और ये कहा जाता है कि ये लोग जो कुकी आतंकवादी हैं, आतंकवादी कहना ठीक नहीं है लेकिन अतिवादी हैं, उनके साथ ये लोग मिल जाते हैं। तो एक नया एंगल ये आ गया कुकी एकता का। तीसरा एंगल ये आ गया कि वहाँ के कुकी जो हैं वो, उनको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं उनके साथ पक्षपात हो रहा है, तो उनको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दे दिया जाए जो मणिपुर से बाहर हो। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेटर मणिपुर, ग्रेटर मिजोरम, यानी कुछ मिजोरम और कुछ मणिपुर के इलाके निकाल के एक अलग से व्यवस्था बना दी जाए। जैसे कश्मीर में उन्होंने 3 राज्य कर दिए, 3 राज्य नहीं लेकिन अलग से व्यवस्था बना दी जाए, ये भी कुकी मांग कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल हस्तक्षेप का जहां तक सवाल है, तो जो कुकी हैं उनकी तरफ से, उनके समर्थन में भी 10 भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े हुए हैं। और इधर मैतेई के साथ में तो पूरा मामला ये है कि मैतेई के हिंदू हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह, उनको पहाड़ों पे ज़मीन नहीं खरीदने दी जाती, ये चल रहा है। अब तो इसके प्रदर्शन वगैरह भी होने लगे, तो इसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं। अब जब ये पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम हो रहा है तो इसके बीच राष्ट्रीय राजनीति घुस जाती है। राष्ट्रीय राजनीति ऐसे घुस जाती है कि जो हिंसा करने वाले लोगों के जो पक्ष हैं उनमें से एक पक्ष कुकीज़ का। जो कुकीज़ अतिवादी थे उनको बाकायदा 2019 के चुनाव से पहले, बल्कि 18 के चुनाव से पहले, 18 को मणिपुर में चुनाव हुआ था, उस चुनाव से पहले उनके बहुत सारे नेताओं को एक युद्ध विराम सा कर दिया गया, एक शांति पैक्ट कर दिया केंद्र सरकार ने, और उस पैक्ट के तहत उनको छोड़ दिया गया और उनको हथियार भी दे दिए गए। जयराम रमेश कांग्रेस की तरफ से वहाँ इंचार्ज थे, उन्होंने बहुत बात की। उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नहीं साहब, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। यानी जो वहाँ पे कुकी फोर्सेस थे उनको हथियार दिए गए। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि उन कुकी फोर्सेस ने जमकर भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ प्रचार ही नहीं किया, उनका समर्थन भी किया। न्यूज़ क्लिप्स वगैरह मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले के एपिसोड में। एक एंगल ये आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से मजा लूट रही है। उधर कुछ लोग कुकीज़ के समर्थन में, कुकीज़ को रिलीज़ भी कर दिया गया, उनके हथियार भी छोड़ दिए गए और वो उनको पैसे भी दिए गए, उनको पैसे भी दिए गए, करोड़ों रुपए दिए गए, मैंने आपको बताया था। और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। और नीचे मैतेई पकड़ से बाहर ना हो जाए इसलिए इनको जो है वो ग्राइप वाटर पिला दिया गया हिंदुत्व का। एक और कारण सामने आता है, वो कारण आता है कि इतने दिनों से सब कुछ चल रहा है, वहाँ पे आर्मी है, वहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ की पुलिस भी है, लेकिन एक बातचीत के चैनल दिखने चाहिए, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने के चैनल दिखने चाहिए। और सबसे ज़्यादा गलतफहमियाँ दूर करने के लिए जो बातचीत के ज़रिए एक पहल होनी चाहिए, वो पहल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कुछ महिला संगठन हैं जो कुकीज़ में भी हैं और कुछ महिला संगठन हैं जो यहाँ पर भी है, मैतेई के बीच में। इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने पहले बहुत काम किया है भाईचारे और मेलजोल के लिए, लेकिन अब चूँकि भाईचारे मेलजोल जैसे शब्द
वर्जित शब्द मान लिए गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो उनको ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा है। दुखद ये है कि जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी की वहाँ पे कोई सुनता नहीं होगा, राहुल गांधी का भी बहुत वहाँ पे प्रभाव है मणिपुर में, उनको यूथ जो है बहुत मानता है। अमित शाह उसके बगल में गुवाहाटी जा रहे हैं। जब इतना ज़्यादा अशांति चल रही है, ठीक है वहाँ मत जाइए, प्रशासन काम कर रहा है, उसको फिर आपकी आवभगत में लगना पड़ेगा, लेकिन आप ये अपील तो कर सकते हैं, मिलजुल के रहें, शांति की अपील करें। मोदी जी भी ये काम कर सकते हैं, और राहुल गांधी की जब अपील है तो वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप देखें कि ये 4, 5, 6 चीज़ें एक साथ ऐसी अटक गई हैं जिनको हैंडल करना मुश्किल है। एक तरफ ये आदिवासी के दर्जे वाला मामला हो गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं मिलेगा मैतेई को। तो उम्मीद कम होने से संघर्ष कम होता है। जब तक आपको उम्मीद होती है तब तक आप हाथ पांव मारते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी एक कारण नहीं बचा है। लेकिन इन सारे मसलों को लेकर टेबल पे बैठ के संबंधित पक्षों से बात करके, सलाह मशविरा करके इसका हल निकालना चाहिए। ऐसे बार बार हिंसा शुरू हो जा रही है तो इसमें यह भी अचरज हो रहा है कि इतने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाए हुए हैं, कैसे हो जा रहा है? क्या प्रशासन हिंसा को रोकना नहीं चाहता, या प्रशासन हिंसा को हवा दे रहा है? क्या हिंसा कुछ लोगों को पॉलिटिकली सूट कर रही है? क्या हिंसा के पीछे कुछ और पावर्स भी हो सकती हैं, कुछ और शक्तियां भी हो सकती हैं? लेकिन जो भी है, इन सारी परिस्थितियों के रहते हुए ये जो हालात चल रहे हैं, भैया उनसे हथियार ही वापस ले लो जिनको आपने दिए हैं, उनको वजीफा देना बंद करो, और अशांति फैलाते तो वापस जेल में डालो। इधर जो है यहाँ पे हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं, मुसलमान तो नहीं, वहाँ पे जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं हिंदू ईसाई का, हिंदूवाद ईसाईवाद जो लोग कर रहे हैं, इनका भी ट्रीटमेंट करो। कुल जमा पूरे मणिपुर में इस तरह के एलिमेंट जो तनाव फैलाने वाले हैं 500-700 नहीं निकलेंगे। उठा लीजिए, रखिए उनको शांति कैंपों में, आपस में करें बात, आपस में उनको बोलिए कि आ जाइए मंच पे, तलवारबाजी का एक मुकाबला कर लीजिए, एक मुक्केबाजी का कर लीजिए, एक पहलवानी का कर लीजिए। आप नेता हो, जनता को क्यों लड़ा रहे हो जाएगा समाधान। तो दिक्कत यही हो रही है कि समाधान करना कोई नहीं चाह रहा है। अगर करना चाह रहा होता तो अमित शाह जी भी अपील कर लेते हैं, बीरेन जी कोई रास्ता निकालते, बातचीत शुरू करा लेते हैं। दोनों पक्षों को एक ही पार्टी अलग अलग तरीके से उकसा नहीं रही होती। विदेशी लोग जो आ रहे हैं उनके लिए अगर कुछ नहीं तो रिफ्यूजी कैंप ही बना देते बॉर्डर पे। ठीक है भाई, म्यांमार में मुसीबत है, कोई भी आदमी मुसीबत में कहीं जाता है, इंसान को मर तो नहीं जाने दोगे, उनमें रख दो रिफ्यूजी कैंप में, वहाँ शांति हो जाए, वापस जाने दो। अब वो आते हैं, उनको कहीं जगह ही नहीं मिलती तो रिश्तेदारों के आते हैं, कहीं आते हैं, और जब आते हैं तो जब यहाँ पे जो बंदूक लेके घूम रहा है, कह रहा है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे गौरव के लिए लड़ रहा हूँ, कुछ लोग शामिल भी हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कॉम्प्लिकेशन सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।